दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, विश्वविद्यालय कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सभी सदस्यगण, विश्वविद्यालय के संकायगण एवं अधिकारीगण, देवरिया से आई हुई हमारे सभी कार्यकर्ती और अलग अलग गांव से आए हुए प्यारे बच्चे, और आज जिसको भी डिग्री प्राप्त हुई है और मेडल प्राप्त हुआ है, पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है, ऐसे सभी हमारे प्यारे छात्र छात्राएं, सबसे पहले आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जब स्टेज पर मेडल का वितरण होता था तब आपने भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा मेडल प्राप्त करने वाली बेटियां हैं। और इसी वजह से विशेष अभिनंदन मैं बेटियों को देती हूँ और उनके माता पिता को देती हूँ। और सेकंड नंबर पर छात्रों को देती हूँ, हमारे लड़कों को देती हूँ। लेकिन देना चाहिए क्योंकि बेटियों के साथ टक्कर तो लिया है और गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए प्रयास किया है। इसके साथ उनके अभिभावक, माता पिता, उनको भी बुलाया गया था। ये इसी वजह से बुलाया गया कि उन्हें भी पता चले कि इसके पीछे ये गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, इसके पीछे किसका मार्गदर्शन है, इसकी प्रेरणा है, कितनी मेहनत वे लोगों ने किया है, वो साक्षी है। और इसी वजह से सभी अभिभावकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सभी यूनिवर्सिटी ने 5 गांव गोद लिए और ये पिछले 4-5 साल से चल रहा है। हमारे छात्र छात्राएं गांव में जाते हैं, हमारी अध्यापिकाएं गांव में जाते हैं और गांव में छोटा मोटा काम करके गांव को सहाय करते हैं। इस बार हमने ये प्रयास किया कि गांव में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 10वीं 12वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, वे लोगों को एक अलग प्रकार की स्पर्धा कंपटीशन करवाए। चित्रकला है, स्पीच है, कहानी कहनी है, जिसकी वजह से स्टेज पर आकर बोलने का, सीखने का अवसर ये बच्चों को मिले। और फिर 5 गांव में कंपटीशन करवाई गई। ये 5 गांव में जो अलग अलग प्रकार की कंपटीशन हुई और इसमें जो नंबर लाए उनके बीच में भी कंपटीशन हो। और ये कंपटीशन पूरी होने के बाद जो हमारे छात्र छात्राओं ने अच्छा काम किया, तैयारियां अच्छा की, ऐसे छात्र छात्राओं को ये यूनिवर्सिटी में सम्मान का कार्यक्रम रखा है। और आज ऐसे छोटे छोटे हमारे बच्चों का सम्मान किया है और आप सबने आशीर्वाद दिया है। मित्रों, सबसे जो मूल्यवान है जीवन में तो बड़ों का आशीर्वाद है, बड़ा का आशीर्वाद। और ये आशीर्वाद आज हमारे बच्चों को भी मिला है और हमारे यूनिवर्सिटी के अनुसार जिसने डिग्रियां प्राप्त की है, ये सबको ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अब डिग्री तो मिल गई भाई, अब आगे का सोचिए, आगे आपको क्या करना है? आगे पढ़ना है या रोजगार की ओर जाना है, कुछ नया करना है, कुछ नया सोचना है। और ये आप सबके लिए अवसर है।
इधर जो हमारे अध्यापकों ने आपको जो सिखाया है, जो मार्गदर्शन दिया, जो कंपटीशन अलग प्रकार की करवाई है, ये सब में आपने रुचि भी ली है। और इसमें से शायद आपको ये पता चला होगा कि मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं लेखन कार्य भी कर सकता हूँ, मैं अच्छी स्पीच भी दे सकता हूँ, मैं अच्छा चित्रकार भी कर सकता हूँ, मैं अच्छा रिसर्च वर्क में हिस्सा ले सकता हूँ, मैं अच्छी प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रयास करूँ। तो ऐसे कई मार्ग हैं जो ये मार्ग पकड़ने का विषय एक दीक्षांत समारोह में बात आता है। आपको ये पसंद करना होगा कि आप कहाँ जाना चाहते हो। और ये बात सही है कि फ्रेंड ने एक दिशा पकड़ी तो मैं भी कहाँ जाऊं, ऐसा मत करिए। आपको किसका रुचि है, आपकी कहाँ जाना चाहते हो, इसका पूरा स्टडी करिए और स्टडी करने के बाद आगे बढ़िए। आप 21वीं सदी के स्टूडेंट हैं और 21वीं सदी में आप सबको जो सुविधाएं प्राप्त हुई है, वो सुविधाएं हम लोगों को कभी नहीं मिली, कभी नहीं मिली। न रास्ते थे, न पानी का प्रबंध था, न खेल का मैदान था, न कोई प्रवृत्तियां थी। और ऐसी स्थिति में गांव में रहकर पढ़ाई का काम करना और खेतों का काम करना, पशुओं का गोबर उठाना, फसल तैयार हुई है तो काटने के लिए जाना और फसल को तैयार करके बाजार तक पहुंचाने का काम। गैस भी नहीं था मित्रों, लकड़ी का उपयोग करके खाना पकाना। इस स्थिति में से हम लोग आगे आए, एक कमिटमेंट के साथ ये सब काम करते थे। लेकिन प्रेरणा देने वाले कौन था? तो पिताजी थे, माता जी। ये सिखाते थे, दुनिया भर की बातें करते थे। उसी समय स्वतंत्रता आंदोलन चलता था, कोई न्यूज़पेपर नहीं था, कोई टीवी नहीं था, कोई व्हाट्सएप की दुनिया नहीं थी, कुछ नहीं था, न लाइफ थी। आप सोचिए, ऐसे समय में हमारे यहाँ कितने लोग हुए जो लोगों ने रिसर्च करके हमारे सामने रखा और हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। इसमें से हमें सीखने की आवश्यकता है। बिना लाइट कैसे पढ़ा जाता है? मतलब ये हुआ दिन में पढ़ो, रात में नहीं पढ़ सकते। आज दिन हो रात हो, कभी भी आप पढ़ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। अलग अलग प्रकार की लैब है। भारत सरकार और राज्य सरकार स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए कितने प्रकार के काम कर रही है। मैं आज आपके बीच में आई हूं और इसी वजह से मुझे लगा कि भारत सरकार का जो अभी बजट आया, ये बजट की बात मुझे इसी वजह से करनी है कि हमारे यूनिवर्सिटियां ये बजट का लाभ लेकर हमारे स्टूडेंट तक कैसे पहुंचाया जाए। अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट तैयार करें और तैयारी करने के बाद ही विद्यार्थियों के समूह पहुंचाए। किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय के नोबेल पुरस्कार
विजेता तैयार किए हुए अब तक 80 वर्ष बीत चुके, 80 साल हो गए। भारत के कोई वैज्ञानिक को या किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ। भारत में कार्यरत नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अंतिम व्यक्ति 1930 में डॉक्टर सीवी रमन थे। बस इसके बाद कोई नहीं। डॉक्टर अमर्त्य सेन, डॉक्टर एस चंद्रशेखर, डॉक्टर हरगोविंद खुराना और डॉक्टर वेंकटरामन रामकृष्णन सभी भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक थे। इधर पढ़े सब कार्य करते हुए न, परंतु उन्होंने अमेरिकी विश्वविद्यालयों में कार्य करते हुए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ये तो महत्व है, लेकिन उसी समय ऐसी व्यवस्था नहीं हुई, तो वे लोगों ने भारत छोड़कर विदेशों में गए और विदेशों में पढ़े और वहाँ जाकर रिसर्च किया, नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। मैं तो चाहती हूँ आने वाले 25 साल में हमारे युवा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करें, ऐसा हमारी अपेक्षा है आप सबके पास। यदि हमें इस स्थिति को बदलना है तो हमें विश्वविद्यालय में अनुसंधान की अपेक्षा रोकनी होगी, रिसर्च करना पड़ेगा। हमें अपनी शैक्षिक प्रणाली में बहुविधात्मक दृष्टि को अपनानी चाहिए, क्योंकि अधिकांश अनुसंधान क्रियाकलापों के लिए विविध विधाओं के प्रबुद्ध लोगों को शामिल करने की जरूरत होती है। भारत में जनसंख्या का 2/3 हिस्सा 35 वर्ष से आयु वर्ग का है। हमारा देश युवा है, हमारा देश युवा है और कोई देश युवा नहीं है। 60 साल 17 साल 80 साल के लोग वहाँ हैं। हमारे यहाँ 35 साल से कम उम्र वाले लगभग 65% से ज़्यादा है। यदि अच्छी ढंग से तैयार किया जाए तो हम हमारा भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक देश विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में अग्रसर है। आप सबको पता है, मोदी जी ये चाहते हैं कि हमारा देश विकसित देश बने, विकासशील नहीं, विकसित, जहाँ कोई अनपढ़ न हो, जहाँ कोई किसान या तो कोई बच्चा ऐसा न हो या कोई परिवार ऐसा न हो, 1-2 टाइम की रोटी प्राप्त हो, मतलब गरीबाई दूर होनी चाहिए। सबको शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। किसान अपना काम शांति से करे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। सबको सब सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। ये विचार हमारे प्रधानमंत्री जी का है और इसी वजह से उन्होंने एक मंत्र दिया, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। सब साथ में रहेंगे तो सबका विकास होगा। सब मिलकर काम करेंगे तो सबको फायदा होगा। और ये सोच हमारे भारत की 140 करोड़ की आबादी की होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी के काम करने से हमें जो लक्ष्य है वो लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता, लेकिन जिस तरह हमारे देश में लोग काम कर रहे हैं इसी तरह हम हमारा काम करेंगे तो ही हम विकसित देश के रूप में दुनिया के सामने खड़े हो सकते हैं। और ये हो रहा है मित्रों, ये हो रहा। आप सब देखते होंगे कि भारत पहले ऐसी स्थिति में था, कोई पूछता ही नहीं था भारत कहाँ है, क्या कर रहा है, कोई आता ही नहीं था। आज भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है मित्रों, ये तो आप सब देखते हैं। और ये वैसे नहीं होता है, ये परिश्रम से हुआ, काम करने से हुआ।
विश्व के 12-15 देशों ने हमारे प्रधानमंत्री जी को अवार्ड दिया है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया है। एक वैसे किसी को पुरस्कार नहीं प्राप्त होता है। तो एक निष्ठ कार्य करते हैं और वो जो कार्य कर रहे हैं वो पकड़ कर हमें भी आगे बढ़ना है। हमारा कोई न कोई ऐसी व्यक्ति होती है कि उसको आप आदर्श मानते हो, ये मेरे आदर्श। कोई आप टीचर को आदर्श मानते हो, कोई अपने पापा को आदर्श मानते हैं, तो कोई अपने मदर को आदर्श मानता है, या तो कोई अपने वैज्ञानिक को आदर्श मानता है। और ये आदर्श जिसको मानता है उसको स्टडी करके उसने क्या क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, वो सोच समझ कर वो आगे बढ़ता है, तो इसी तरह वो भी सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। तो ये आदर्श कौन है आपके जीवन में, ये भी आपको तैयार करना पड़ेगा। मैं बताना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इस वर्ष के बजट में शिक्षा के लिए, सिर्फ शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। 1.48 लाख करोड़, बताइए मुझे। अब 1 रुपया प्रावधान हो गया है, हम इसका लाभ कैसे ले सकते? और इसी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी स्टडी करे कि इसमें क्या क्या रखा गया है, बच्चों के लिए, प्राइमरी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, कहाँ क्या क्या प्रोजेक्ट आएंगे, क्या फायदा होगा उससे। इसी तरह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अपने बजट में 19,025 करोड़ रुपया का प्रावधान किया। अभी जो हमारी बीसी बोलती थी ना कि हमें 100 करोड़ रुपया पीएम उषा में से मिला, पीएम उषा में से 100 करोड़ रुपया मिला, ये वैसे नहीं मिला। आपने जो परिश्रम किया और नेक एक्रेडिटेशन पे AWS लाए और कैटेगरी 1 प्राप्त की, इसी वजह से 100 करोड़ रुपया मिला। तो इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी काम करती रहेगी, NRI में आगे जाएगी, वर्ल्ड रैंकिंग में आगे जाएगी, एशिया रैंकिंग में आगे जाएगी, तो ऐसी ग्रांटें मिलती रहेगी, यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट होते रहेगा, नई नई लैब बनती रहेगी, नया नया रिसर्च हमारे छात्र करते रहेंगे और उनको भी ऐसा अवार्ड भविष्य में प्राप्त होगा। ये लक्ष्य है इसके पीछे। और इसी वजह से यूजीसी ने जब 19,025 करोड़ का प्रावधान किया है, तो हमारे सभी अध्यापक सोचे कि हम किस तरह एनआरआई में तो हम प्राप्त किया, लेकिन इससे भी आगे कैसे आए। और हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, और इस बार हमने प्राप्त किया है कि हमारे भारत की यूनिवर्सिटी, भारत की 500 में भी कोई नहीं आती, 500 यूनिवर्सिटी में कोई नहीं आती। एक दशा थी हमारे मित्रों, मेहनत किया सब लोगों ने मिलकर, साइंटिफिक तरीके से मेहनत किया, परिणाम ये आया कि आज हमारी 2 यूनिवर्सिटी 100 के अंदर आई है मित्रों, 100 के अंदर आई है। एक का 94वां स्थान और एक का 97वां स्थान। और हमारी फैकल्टी, कई हमारी फैकल्टियाँ भी नेशनल कक्षा और इंटरनेशनल कक्षा प्राप्त किया है। तो मेहनत करते हैं तो फल तो मिलेगा, परिणाम मिलेगा। बिना मेहनत परिणाम कैसे मिलेगा भाई? किसान कोई बीज बोता है लेकिन पानी नहीं देगा, खाद नहीं देगा और अपेक्षा करेगा कि धान तैयार होना चाहिए, तो कैसे धान तैयार होगा? मेहनत करनी पड़ती है, तभी फल प्राप्त होता है। दूसरा, सरकारी योजना के पात्रता में नहीं आते मित्रों, आपकी नौकरी नहीं मिली सरकारी, हम लाइन में सरकारी नौकरी चाहिए,
लेकिन सरकारी नौकरी वैसे नहीं मिलती है मित्रों। वो जगह है ये सीमित होती है। स्कूल में 55 स्टूडेंट के बीच में एक टीचर नहीं मिलता है, 1.5 टीचर मिलता है, 2 टीचर मिलता है। इससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं। ये सोच समझकर हमें हमारे स्टूडेंट को तैयार करना पड़ेगा। और इसी वजह से भारत सरकार के बजट में ये रखा गया है कि जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिली, ऐसे स्टूडेंट्स उनको प्रतिवर्ष ऐसे 1 लाख विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज में छूट के लिए प्रावधान किया गया है। आगे आइए मित्रों, समझ में आया? 1 लाख विद्यार्थी प्रति वर्ष इसको 10 लाख रुपया, प्रति वर्ष नहीं लेकिन उसको 10 लाख रुपये का ऋण मिलेगा, बैंक में से ऋण मिलेगा और इसमें ब्याज की भी छूट रहेगी। आप अपना काम करिए, अपना रोजगार पूरा करिए। पिताजी के पास पैसे नहीं है, ये बैंक है हमारे पास और ये मोदी जी ने ये प्रावधान किया, तो इसका लाभ उठाइए मित्रों। इसी तरह अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत भारत की शीर्ष कंपनियों में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में जाना है तो आपको भी सर्वश्रेष्ठ बनना पड़ेगा, अपने विषय में होनहार बनना पड़ेगा, अच्छा सीखना पड़ेगा। तब ये जो 1 करोड़ विद्यार्थियों को जो इंटर्नशिप योजना में जाना है कंपनियों में, इसका लाभ आपको मिलेगा। और साथ साथ में बताऊं कि जो कंपनी में आप इंटर्नशिप करोगे और ये कंपनी आप अच्छा काम वहाँ करोगे इंटर्नशिप में, तो वो कंपनी ही आपको एब्सॉर्ब कर लेगी, उनको आपको इसमें ही जॉब दे देंगे। तो प्रामाणिकता से काम भी करना पड़ेगा, समय मर्यादा में काम करना पड़ेगा। तो ये जो गुण है आप में, ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। इसी तरह मॉडल कौशल ऋण योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 25,000 विद्यार्थियों को 7.5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। मॉडल कौशल, आपने कौशल प्राप्त कर लिया है तो आपको भी 7.5 लाख रुपए का ऋण मतलब बैंक लोन आपको भी दी जाएगी। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 नए केंद्र स्थापित करने हेतु 255 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यूनिवर्सिटी आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए। दुनिया आगे बढ़ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये हमारी आंगनबाड़ी इधर बैठी है, हमारे 2-3 स्टूडेंट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा आंगनबाड़ी के छोटे छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए वो मेरे सामने प्रेजेंटेशन किया। बच्चे कैसे बैठ सकते हैं, कैसे भोजन करेंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे योगा करेंगे, कैसे अभिनय करेंगे, ये सब में वे लोग ने छोटी छोटी सुंदर वीडियो बनाई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा। और मैं देखकर आई नोएडा में, इसका उद्घाटन किया नोएडा में 100 आंगनबाड़ी में ये काम हो रहा है। तो ऐसा भी नया सोच हमारे विद्यार्थी कर रहे हैं। AI का 3 केंद्र पूरे भारत भर में बनने वाले हैं। इसमें आप प्रयास करो तो उत्तर प्रदेश को तो एक तो मिल जाए। तो बजट में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM-USHA मैंने बात किया हेतु 1,814 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। यदि आप वर्ल्ड रैंकिंग में आगे बढ़ते हो तो आपको इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। तो अभी से तैयारी करो वर्ल्ड रैंक में जाने के लिए। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी लिए पहली बार 100 करोड़ रुपया का प्रावधान किया। डिजिटल लाइब्रेरी इसके लिए किया है, प्रोजेक्ट तैयार करिए मित्रों और भेजिए वहां, तो 100 करोड़ रुपया में भी 1-2 करोड़ आपको मिल सकता है। विश्वविद्यालय एवं संस्थानों की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट
नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआर के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यदि आपके पास नहीं है तो ये एनआरएफ में जाने के लिए आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब देख लीजिए, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए कितना करोड़ों रुपया, अरबों रुपया का प्रावधान जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो इसका लाभ हम कैसे ले सकते हैं, इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रयास कर रही है। मेरा इतना ही काम था, यूनिवर्सिटी प्रयास कर बजट आइए और ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा बजट। हमारे अध्यापक बैठे हैं पीछे, आगे भी अध्यापक बैठे हैं। हमारा ये काम है मित्रों कि जो बजट आया है इसका फुल स्टडी करिए, कौन सा प्रकार की योजनाएं हैं, किस तरह हम उसका लाभ उठा सकते हैं और उसका प्रोजेक्ट तैयार करके जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है ये डिपार्टमेंट को आप भेजिए, वहाँ प्रयास कीजिए, वहाँ जाकर मिलने का प्रयास कीजिए, उनको बताइए कि हम लोग ये कर रहे हैं। कोई मिलता ही नहीं है तो क्या करेगा? कोई यूजीसी में नहीं जाएगा, कोई एआईसीटी में नहीं जाएगा, कोई फार्मेसी के मंत्रियों को या तो नहीं मिलेगा तो हमें ग्रांट कहाँ से मिलेगी? और अंत में हमें आभार रखना पड़ता है बच्चों की फी पर कि बढ़ाओ, पैसे कलेक्ट करो, और जैसी फी बढ़ी विद्यार्थी आंदोलन करने लगते हैं। लेकिन ऐसे जो प्रावधान हुए हैं इसमें हम रुचि लेंगे तो मैं मानती हूँ कि आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो, अच्छी ग्रांट प्राप्त कर सकते हो। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा कि जिस तरह पिछले 4-5 साल से यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है, इतना ही नहीं, नए नए अध्यापक आ रहे हैं जो टेक्नोलॉजी से सज्ज है, टेक्नोलॉजी सीख कर आए हैं, देश भर से आए हुए हैं, उनको भी इसमें लगाइए मित्रों। ऐसे मत सोचिए कि मैं सीनियर हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ। आप भूल जाइए आप सीनियर हो जूनियर हो, सब एक ही कैटेगरी के हैं। जिसके पास जो शक्ति है, जो कौशल है, इसका मैक्सिमम उपयोग करके यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार के फंड में से ज्यादा से ज्यादा हिस्सा प्राप्त करें, ये करना चाहिए। एक दूसरी बात जो गंभीरतापूर्वक मैं आप सबको बता रहा हूँ, कई यूनिवर्सिटियां एफिलिएटेड कॉलेजेस है, इसमें एडेड है, राष्ट्रीय है और प्राइवेट भी। अब जब यूनिवर्सिटी में नेक का काम करना है, एनआरआई का काम करना है, या तो अलग अलग प्रकार के रैंकिंग में जाना है, तो उसमें तय किए हुए जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स हमें पालन करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि 20 दिन के अंदर रिजल्ट आना चाहिए। परीक्षा ली, 20 दिन में रिजल्ट आना चाहिए। यदि कॉलेजेस प्रैक्टिकल के एग्जाम समय पे नहीं लेंगे, वाइवा समय पे नहीं लेंगे और इसके अंक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में नहीं भेजेंगे, तो यूनिवर्सिटी 20 दिन में अपना रिजल्ट कैसे दे सकती है? और यही हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं हैरान हूँ सभी अध्यापकों से, कॉलेज के प्रधान आचार्यों से, कॉलेज के जो अध्यापक हैं उनसे मिलकर काम करना चाहिए यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेज। अब रैंकिंग में जाना है, लेकिन 21 दिन में आपका रिजल्ट आया तो जीरो। इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग रैंकिंग में नहीं जा सकते हैं, इसका दोष किसका है? गलती कौन कर रहा है? और इसी वजह से मैंने किसी को कहा, सभी किसी को कहा है कि आप एक तो 50,000 रुपया का दंड करिए कॉलेजों को, समय पे न भेजे तो, और दूसरा इसका रिजल्ट मत निकालिए, छोड़ दीजिए उसका रिजल्ट। कॉलेज अंक नहीं देती है, यूनिवर्सिटी समय पे रिजल्ट नहीं देती है, और हंगामा कहाँ होता है? हंगामा यूनिवर्सिटी का करते हैं। जो कॉलेज ने समय पे अंक नहीं दिए
वहां करो दवाई हंगामा, वहां क्यों नहीं जाते वहां लोग। और इसी वजह से दूसरी भी सलाह दी है कि जो कॉलेज समय पे आपको अंक नहीं देती है तो उसको छोड़ दीजिए और न्यूज़पेपर में उसका नाम दर्ज कर दीजिए कि इतने कॉलेजों ने हमें नहीं दिया है, उसका रिजल्ट नहीं आएगा, हम हमारे समय से रिजल्ट दे देंगे। यही होगा। एक और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चे विश्व कक्षाएं पहुंचे। और दूसरी बात, हम समय पे काम न करें तो रिजल्ट ना आए तो वर्ल्ड की कैसे आएगी। तो आज जब दीक्षांत समारोह का 5वां वर्ष है, इसमें जब मैं आई हूँ तब मैंने सोच कर आई कि एक बात अभी मुझे आपके समक्ष करनी है। आज तक हम चुप रहे थे, मैं भी नहीं बोलती थी भी प्रयास करो, वहां जाइए, अध्यापक को भेजो, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ नहीं, प्रॉब्लम यही है, नो कमिटमेंट, यही प्रॉब्लम है हमारा, नो सिंसियरिटी, यही प्रॉब्लम है हमारा। नुकसान किसको होता है? स्टूडेंट्स को नुकसान हो रहा है। जो मेहनत मजदूरी करके इसका अभिभावक काम कर रहा है, की कर रहा है, बेच रहा है, उसको हम नुकसान कर रहे हैं। आप तो बड़े हो गए, आपने नौकरी ले ली सरकारी, तो दूसरा की चिंता नहीं करनी है, दूसरा की चिंता करिए नहीं। 20 दिन में नहीं, 10 दिन में रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, 15 दिन में रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, कोई असुविधा तो है ही नहीं कॉलेज में या तो इधर। और इसी वजह से सभी यूनिवर्सिटी प्रयास करें, सभी कॉलेज प्रयास करें, समय पे रिजल्ट आए, समय पे हमारा पूरा काम करें। इतना ही मुझे कहना था। फिर से हमारे सभी स्टूडेंट्स को, सभी अभिभावकों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज पहली बार हमारे सामने अभिभावक बैठे हैं, माता पिता आए हैं, अपनी बेटी को बेटों को जब अवार्ड मिलता था तो स्टेज पर उसकी खुशी हम लोग देखते थे, कितनी खुशी होती, क्योंकि उन्होंने भी परिश्रम किया, खेत में गए, अनाज उत्पादन किया, मंडी में गए, मंडी में जाकर बेचा, इसमें से पैसा मिला, वो पैसा लेकर कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में आए और इसकी फिक्री हुई। सोचा है कभी? सोच कर चलिए सब। आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।